चलो, गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ, टॉपिक है प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है कि जो भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इसी तरह से जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, उन लोगों का बेटरमेंट के लिए, उन लोगों का वेलफेयर के लिए क्या प्रोविजन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या व्यवस्था की है, इस चीज़ पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं। ठीक है? ठंडी है तो मफलर लेके बैठना पड़ता है, ठंडी अब ज़्यादा है ना। तो चलो, हाँ, प्रोविजन है फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है। सो आर्टिकल 17 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये प्रोहिबिट करता है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस को टोटल ये निषेध करते हैं, प्रोहिबिट करते, सख्त मना करते। दैट मीन्स अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 17 का अकॉर्डिंग यही कहते। कहने का मतलब यही होते कि सपोज करो आप एक ब्राह्मण हो। ठीक है? सपोज कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मैं एक छोटा जात का लोगों को, सपोज मेरा घर में कोई एक फंक्शन चल रहा है, तो मैंने छोटा जात का लोगों को क्या कहा कि तुम छोटा जात हो, तुम अनटचेबल हो, तुम दलित हो, तो मेरा घर का फंक्शन में तुम शामिल नहीं हो सकते हो, अगर मैं ऐसा वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है? दैट मीन्स अनटचेबिलिटी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। और अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी आपको बहुत संभल करके चलना है। चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, और वीमेन हो, ये तीन चीज़ पर आपको संभल करके चलना होगा, क्योंकि हर जगह आप देख सकती हो कि एससी एसटी का अलग सा पुलिस स्टेशन भी रहता है। और एससी एसटी का लोगों को अगर आप कुछ भी इस तरह का वर्ड वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो या तो फिजिकली टर्चर करते हो या तो मेंटली टर्चर करते हो, चाहे वर्ड का वार करो, तो अगर वो जा कर के एससी एसटी का थाना में जा कर के कंप्लेन कर देगा, तो फिर आपका खैर नहीं, तो आपको तो उठा के ले जाएगा। तो यहाँ आपको संभल करके चलना होगा। ठीक है? तो इसी तरह से टेम्पल वगैरह में एंट्री करने से आप मना करते हो, वो छोटा जात का लोग है बोल करके। और कुएं का पानी वगैरह लेने में भी आप उसको मना करते हो। ऐसे तो अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग, किंतु अगर आप ऐसा करते हो तो संभल करके कीजिए, नहीं तो हो सकता है आपको फिर जेल का ठंडी हवा खाना पड़े। ठीक है? सो इसी तरह से आर्टिकल 15 जो है, ठीक है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को उसका कास्ट क्या है, वो छोटा जात है या तो बड़ा जात है, तो छोटा जात है बोल करके अगर किसी स्कूल में कि एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो छोटा जात है, अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब कि वो स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि कास्ट का बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उस स्कूल का मैनेजमेंट पूरी तरह से बंद आ जाएगा, नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 ये कहते हैं। ठीक है? और इसी तरह से जेंडर, दैट मीन्स किसी एक महिलाओं को, ठीक है, एक लड़की को, फीमेल को आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हो, किसी भी हो सकता होगा कि किसी भी एक फंक्शन में, किसी भी जॉब में, ठीक है, कहीं पर भी वो महिला है बोल करके आप डिस्क्रिमिनेट करके उनको वहाँ पर भेदभाव करके उसको अलाउ नहीं करते हो, तो उस पर भी आप पर कार्रवाई होगा। और रेस, चाहे हो सकते हैं मैथिली, कुछ लोग होंगे मैथिली होंगे, कोई भोजपुरी लोग होंगे, कोई मगधी होंगे, कोई बिहारी होंगे, कोई बंगाली होंगे, कोई आसामीस होंगे, कोई गुजराती होंगे, तो यहाँ पर कि आप ये बंगाली है बोल करके, ये गुजराती है बोल करके इस तरह से भेदभाव यहाँ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहते हैं। तो रिलीजन का बेसिस पर भी भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहीं पर भी जन्म
क्यों न लिए हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जन्म लिया हो, चाहे वो इंडिया का किसी भी पार्ट में जन्म लिया हो, तो इंडियन तो है। तो प्लेस ऑफ बर्थ का बेसिस पर, कास्ट का बेसिस पर, जेंडर का बेसिस पर, रेस का बेसिस पर, रिलीजन का बेसिस पर किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और आप पर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं पर भी कभी भी होता है तो याद रखिए आर्टिकल 15, ठीक है, आपके लिए बचाव करेगा। हाँ, फिर 1993 में और एक्ट देखते हैं, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1993 में पास हुआ। इससे पहले यूपी वगैरह में भी देखेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि महिला लोग, जनरली जो छोटा कास्ट का लोग जो होते थे, स्वीपर वगैरह जो गंदगी को साफ़ करते, टॉयलेट को साफ़ करते थे, तो उस समय का टॉयलेट अभी का जैसा नहीं था ना। जैसे कि जहाँ पर टॉयलेट करते हैं तो लोग टॉयलेट करते करते तो टैंक तो भर ही जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर उस टैंक को साफ़ करना होगा, तो साफ़ करने के लिए प्रेजेंट डे में देखोगे तो जनरली उसमें पंप रहता है ना, जो क्या बोलता है, तो टॉयलेट टैंक जो रहता है उसका साथ एक पंप फिट रहता है, और जैसे उसको टैंक में डालेंगे वो पंप उसको ऑटो उसको खींच करके फिर वो टॉयलेट टैंक में जा करके शौचालय का जो टैंक होता है उसमें भर्ती हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो दैट मीन्स वहाँ पर हाथ से गंदगी उठाने का, टॉयलेट उठाने का कोई ज़रूरत तो नहीं है। किंतु पास्ट में ये सब चीज़ नहीं था। जनरली महिला लोग क्या करते थे, तो टॉयलेट वगैरह भर जाते थे तो उसको फिर कढ़ाई में उठा करके फिर माथा में लेकर के फिर दूर में जा करके कहीं जगह जहाँ पर डंपिंग करते थे वहाँ पर जा करके फेंकते थे। इस तरह का सिस्टम बहुत होता था पहले, ठीक है। तो अभी वो सारा चीज़ को हटाने के लिए ही, तो हाथ से टॉयलेट वगैरह साफ करना ना पड़े, ठीक है, गंदगी में हाथ डालना ना पड़े, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट डे में इस तरह से पंपिंग सिस्टम, फ्लश सिस्टम का टॉयलेट वगैरह आए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी याद रखो कि कभी भी किसी को टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए, गंदगी वगैरह साफ़ करने के लिए लगाते हैं घर में, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर किसी घर में अगर बच्चा का हो सकता है, कुत्ता का टॉयलेट वगैरह, बहुत सारा टॉयलेट वगैरह होगा, उसको साफ़ करने के लिए अगर किसी को लगाते हैं तो जनरली ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है, हाथ से अगर साफ़ कर रहे हैं, वो हाथ से साफ़ करवा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। अगर वो कंप्लेन कर दे तो फिर उस केसेस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि 1993 में ये कानून पास हो चुका है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये प्रोहिबिट कर चुका है 1993 में। आप इस तरह से मैन्युअली किसी को भी ये लैट्रिन से लेकर के कोई भी गंदगी इस तरह से उठाने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर करते हैं तो फिर आपका तो खैर नहीं, आप तो गए, ठीक है। चलो, इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास होता है। और इस एक्ट में यही है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग जो है जनरली ट्राइबल लोग ही रहते हैं, तो इन लोगों को अधिकार दिया गया है कि हाँ वो लोग फॉरेस्ट में रह सकते हैं और वहाँ का फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए तो बहुत जगह ऐसा फॉरेस्ट वगैरह भी गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट में बनाया गया है, तो फॉरेस्ट का ही अंदर में कुछ गांव वगैरह भी बैठाया जाता है, और वहाँ का लोग जो से गवर्नमेंट सपोर्ट भी लेते हैं जब भी वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह करना होगा या तो आपका कुछ प्लांट को कटना होगा, उन लोगों से हेल्प भी लेते हैं और उन लोगों को फॉरेस्ट के अंदर में रखा जाता है, ताकि फॉरेस्ट के लिए भी उन लोगों का हेल्प मिले और उन लोगों को भी फॉरेस्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। और आर्टिकल 29 एंड 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यही राइट देते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कि हम लोग कोई एक छोटा जात है या तो उसका जात का कास्ट का चलते, उसका रिलीजन का चलते, ठीक है, तो हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होने से हम मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में ये भी है कि सपोज करो यहाँ पर मैथिली लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है, ठीक है,
तो ये अपना लैंग्वेज जो है, तो लैंग्वेज को कंजर्व करने का भी आपका अधिकार है। आर्टिकल 29 एंड 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये भी अधिकार देते हैं कि कोई भी एक कम्युनिटी जो है अपना कल्चर को, अपना लैंग्वेज को कंजर्व करके रखने का उसको पूरा से पूरा अधिकार है। तो लैंग्वेज को कंजर्व कैसे करेंगे? प्रेजेंट में तो इंग्लिश का भूत चढ़ा है सबको, ठीक है, सबको तो इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ना है आधा है, हिंदी भी पढ़ना है आधा, ना तो इंग्लिश सही ढंग से आता है ना हिंदी सही ढंग से आता है कि नहीं? तो अब प्रेजेंट डे में इंग्लिश का भूत चढ़ा है, सबको इंग्लिश में पढ़ना है, तो मैथिली बोलना नहीं है, भोजपुरी नहीं बोलना है, अपना लैंग्वेज जो है वो नहीं बोलना है। अपना लैंग्वेज में बोलेगा तो स्कूल में भी टीचर उसको पिटाई करेगा। तो इस केसेस में आप देखोगे कि जैसे कि मैथिली होंगे, जैसे कि भोजपुरी होंगे, अब ये लैंग्वेज जनरली लोगों को स्कूल वगैरह में भी इस लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने में अगर अलाउ नहीं है तो धीरे धीरे करके तो लोग तो इस लैंग्वेज को तो भूल जाएगा। तो इस लैंग्वेज को भूल जाएगा तो अपना ही आइडेंटिटी अगर हम भूलते चलेंगे तो अपना ही आइडेंटिटी हम लोग खो बैठेंगे, तो मेरा पहचान क्या रहेगा? तो हमारा भी ये अधिकार है कि हम मैथिली लैंग्वेज में स्कूल वगैरह सेटअप करें, स्कूल में मैथिली लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, भोजपुरी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आप चाहोगे तो ये आर्टिकल 29 एंड 30 के अंतर्गत ही आपको ये अधिकार मिलता है कि आप इस तरह का इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत सारा पहल की है कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी जो है, ज़्यादातर तो सिक्किम में ऐसा CBSE स्कूल्स वगैरह ज़्यादातर है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा रन करने वाले स्कूल भी ज़्यादातर CBSE स्कूल है। जैसे कि बिहार में बिहार गवर्नमेंट द्वारा रन करने वाले स्कूल जो है ज़्यादातर हिंदी मीडियम है, किंतु तो सिक्किम का अगर बात करोगे ज़्यादातर गवर्नमेंट द्वारा रन करने वाले स्कूल भी CBSE स्कूल है। और उसके साथ साथ भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी परमिशन दिया है कि बहुत सारे कम्युनिटी को कि उसका अपना कल्चर को बचाने के लिए, उसने अपना लैंग्वेज को बचाने के लिए वो लोग अपना ही लैंग्वेज में स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, अपना ही लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने के लिए उस तरह का स्कूल वगैरह सेटअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो व्यवस्था है। और ऐसे भी आप क्लास 10 का जब एग्ज़ाम देखोगे तो ये क्लास 10 का एग्ज़ाम में डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह वहाँ पर सब्जेक्ट्स वगैरह जो आता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप का ऐसा ऐसा सब्जेक्ट आपको देखने का मिलता है, जो साइंस और उसको छोड़ करके जो लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो ये सारा चीज़ें गवर्नमेंट ने जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंतर्गत डिफरेंट कम्युनिटी को अपना लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करने के लिए अपना ही लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप करने का भी अधिकार है। आप भी कर सकते हो, ऐसा पहल कर सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ, और इसी तरह से गवर्नमेंट ने रिजर्व किया, रिजर्वेशन का पॉलिसी भी है। तो गवर्नमेंट रिजर्व करते हैं कुछ सीट जो है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब में 15% सीट रिजर्व है, 15% सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए इंडिया का गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो टोटल मिला करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला करके 15 + 7.5 तो 22-23 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 22.5 आ गया ना। तो इतना सीट उन लोगों के लिए रिजर्व है। और इसी तरह से आप पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो प्रेजेंट डे में इंडिया में जो लोकसभा का स्ट्रेंथ जो है 543+2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है ना, तो टोटल 545 सीटें। तो 545 का 15% होता है अप्रोक्स 84, ठीक है। तो इंडिया का जो लोकसभा है, लोकसभा में 84 सीट जो है, 84 MP जो है वो लोग जनरली शेड्यूल कास्ट से ही होना है। दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट के लिए वो सीट रिजर्व है, बाकी से नहीं होगा वो। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का बात करेंगे, 7.5% जो सीट गवर्नमेंट जॉब में हो, पॉलिटिक्स में हो, और कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स वगैरह के लिए भी हो, तो ये सभी में आपका 7.5% सीट ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका जैसे कि असेंबली में भी देखिए, सॉरी, लोकसभा
में भी देखेंगे तो लोकसभा में 543 प्लस 2 545 जो स्ट्रेंथ है प्रेजेंट का, तो उसमें से आपका अप्रोक्स 7.5% अगर निकालेंगे तो 47 से ज़्यादा सीट, 47 सीट जो है वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है लोकसभा में सीट, और वो 47 सीट वो एसटी ही होंगे, ठीक है, लोकसभा में। और 84 सीट शेड्यूल कास्ट ही होंगे, उन्हीं कम्युनिटी से होंगे। कंटेस्ट भी होगा उन्हीं कम्युनिटी से, अगर कंटेस्ट करने के लिए नहीं होगा, अकेला होगा, तो ये अनकंटेस्टेड वो लोग इलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पॉलिटिक्स में भी सीट रिजर्व है, और गवर्नमेंट जॉब में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, एडमिशन्स वगैरह में भी है, तो सीट रिजर्व है एससी के लिए, एसटी के लिए। और एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व कहाँ है, ओबीसी के लिए भी है। तो 1979 में मंडल कमीशन, तो गवर्नमेंट टाइम टाइम में इस तरह का कमीशन बैठाते, उस कमीशन का मतलब आयोग कहते हैं, ठीक है, मंडल आयोग, मंडल कमीशन गवर्नमेंट ने बैठवाए। तो कमीशन का यहाँ पर मेन मकसद यही रहता है कि वो स्टडी करना। जैसे कि मंडल कमीशन ने स्टडी, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था सोसाइटी में जो भी आपका वीक सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है, तो उन लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो ये कमीशन में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, ये लोगों ने सोसाइटी का थोड़ा स्टडी करने के बाद ये लोग यही कंक्लूजन में आया, गवर्नमेंट को यही सजेशन दिया कि इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। तो रिजर्वेशन कितना ज़्यादा देना चाहिए, 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इन लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन होना चाहिए। तो प्रेजेंट में यही है, एसटी के लिए आपका चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब में हो, 7.5% सीट एसटी के लिए रिजर्व है। और इसी तरह से 15% सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 22.5% हो गया। और इसी तरह से ओबीसी ग्रुप जो है, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड तो है ही, मार्जिनलाइज तो है ही, एससी एसटी, और उन लोगों के अलावा भी और भी लोग बैकवर्ड है, ठीक है। वो लोग है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी जिसमें नाई आता है, धोबी आता है, ग्वाला आता है, ऐसा बहुत सारा कम्युनिटी है बिहार से भी, ठीक है। हर स्टेट में इस तरह से आपका ओबीसी का अलग अलग कैटेगरी है। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 27% सीट रिजर्व है, तो 27 ओबीसी के लिए, ठीक है। और 15 शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5 शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो ऐड करते चलो। और एक कम्युनिटी है ईडब्ल्यू एस कहते हैं, ईडब्ल्यू एस, दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इनके लिए फिर 10% सीट रिजर्व है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इसके लिए भी 10% सीट रिजर्व है। तो 27 ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 27 प्लस 10 37% हो गया। इसी तरह से इधर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला करके 22.5%, तो टोटल मिलाएंगे तो अप्रोक्स 60% सीट तो ऑलरेडी रिजर्व है। बाकी बच गया 40%, उसमें कंटेस्ट करो ब्राह्मण लोग, उसमें कंटेस्ट करो बड़े जात का लोग। तो देखो दुनिया गोल गोल है कहते हैं ना, तो यही चीज़ देखो, बहुत सारा केसेस में तो हम लोगों ने ब्राह्मण्स लोगों को ब्लेम किया, ब्राह्मण्स लोगों को हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानते रहे कि वो कास्ट सिस्टम के लिए, बहुत सारा चीज़ों के लिए ब्राह्मण्स लोगों को हम लोग रेस्पॉन्सिबल मानते चले। किंतु यहाँ पर आकर के ब्राह्मण्स लोग फंस जाते हैं। दैट मीन्स बड़े जात के लोगों को यहाँ पर बहुत मार खा जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर अब जो सीट 60% रिजर्व हो गया, अब उस पर वो लोग बड़े जात के लोगों को कहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़े जात के लोग तो वो बच गया, तो 40% है, उसी में उन लोगों को कंटेस्ट करना है। तो इसीलिए ये लोग विरोध भी करते हैं कि हम लोगों को जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बड़े जात का है, तो इसीलिए हम लोग को बड़े गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अभी फिर वो लोग फेस कर रहे हैं, ये सारा चीज़ फेस कर रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो बिलोंग करता है वो लोग को रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता है, वो लोग को प्लस पॉइंट ही है। वो लोग कम भी पढ़ेंगे, कम परसेंटेज भी होगा तो जॉब मिल रहा है, और हायर कास्ट का लोगों को नहीं मिल रहा है। तो दोनों ही तरह से ये चीज़ें, हाँ, बहुत सारा केसेस में देखेंगे कि रिजर्वेशन देना बहुत सारा केसेस में ये बहुत ही हार्मफुल भी है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे, कोई एक एसटी के लिए रिजर्व कैटेगरी से अगर कोई स्कूल में अगर एक कोई टीचर बनता है,
ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से मान के चलो, ठीक है, STA कोटा से वो आते हैं तो कम परसेंटेज भी है उसका आया होगा, ठीक है, फिर वो बन गया उस पोस्ट में, और वो जो जिसका अच्छा परसेंटेज आया होगा उसको नहीं मिला होगा, तो कम परसेंटेज आएगा उसी अकॉर्डिंग उसका नॉलेज भी होगा, फिर भी वो बन गया, तो बन तो गया, उसने तो अपना लाइफ बना लिया, उसका तो जॉब हो गया, किंतु बाकी क्या, जिसको वो नॉलेज दे रहा है उसके लिए क्या होगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ओके, अप्रोक्स 60% सीट रिजर्व है, तो चलो शायद ख़त्म हो गया, बहुत पढ़ लिए, कभी कभी कम भी पढ़ना चाहिए, क्या, कितना पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, आज के लिए इतना ही, हाँ, थैंक यू।